Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं PYQs लेके आया हूँ, है ना, ताकि आपके थोड़े रिवीजन हो जाएं, राइट। तो ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, है ना, तो आपने जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं तो आपको उस पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, राइट। तो यार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए हुए थे पुराने वाले, है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे, राइट। तो यार मैंने उठाया यहाँ से 2002 के PYQ से, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। पर ऑप्शन दो दो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि किनके क्या है, डायमेंशंस इक्वल है, राइट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टॉर्क एंड वर्क, ठीक है। तो हमें बताना होगा कि टॉर्क और वर्क का क्या डायमेंशन इक्वल है। तो चलो यार फाइंड कर लेते हैं पहले, है ना। तो टॉर्क जो बेसिकली होता है वो होता है R क्रॉस F होता है ना। इसको हम दिखाते हैं टाउ से, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी जानो कि भाई टॉर्क जो होता है R क्रॉस F होता है ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है क्या, टॉर्क, ठीक है। ये हमारा होता है टॉर्क। तो भाई फोर्स का तो पता ही है ना। फोर्स का क्या होता है, mL/T⁻², ठीक। और R का क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम तो mL²T⁻² मिल जाएगा आराम से। तो ये हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वर्क की। तो यार वर्क क्या होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो करेंगे क्या अपन, फोर्स का तो हमें पता ही है जनरली, है ना। क्या होता है, mL/T⁻², और इसका क्या होता है, L होता है। तो mL²T⁻²। तो यार हमने ये देखा कि टॉर्क का भी mL²T⁻² आ रहा है ना, और इसका भी mL²T⁻² आ रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। बट 3 और ऑप्शन है, तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें स्ट्रेस का, है ना, तो जो स्ट्रेस होता है, वो होता है फोर्स बाई एरिया, है ना। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अच्छा, फोर्स क्या होता है, आपने अभी जाना कि mL/T⁻² होता है इसका डायमेंशन, और एरिया को तो पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लेंथ इंटू ब्रिड्थ, है ना। तो कितना हो जाता है, L²। तो हो जाएगा आपका mL/1T⁻², ठीक है। ये मेरा हो गया स्ट्रेस। अच्छा, ये देखो, ये स्ट्रेस हो गया, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एनर्जी का। तो यार एनर्जी भी सबको पता है, एनर्जी भी क्या होती है, वर्क डन के फॉर्म में ही होती है ना। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क डन का डायमेंशन होगा। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, mL²T⁻²। तो एनर्जी का भी यही होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एनर्जी का ये है और स्ट्रेस का ये है। तो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, L⁻² है, यहाँ पे L⁻1 है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्स एंड स्ट्रेस। तो यार फोर्स का तो हो गया mL/T⁻², है ना, और स्ट्रेस का क्या हो गया mL⁻²T⁻²। ये भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्स एंड वर्क, ठीक है। तो फोर्स का भी पता हो गया mL/T⁻², बट इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना, लेंथ से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका ये वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है ना, क्योंकि mL²T⁻² आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है, फोर्स का mL/T⁻²। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना गाइस। तो यार ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, है ना। आज भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़ ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि 2003 में पूछा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, कह रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 इंटू ε0, है ना। कुछ लोग जीरो भी कहते हैं, μ0 इंटू ε0, है ना। वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स आर, है ना। तो करना क्या आपको, करना है आपको कि 1/μ0 ε0 का क्या करना है, डायमेंशन निकाल देना है ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है यार बच्चों को कि ऐसे क्वेश्चन में करने क्या लगते हैं कि μ0 का अलग से फाइंड करते हैं, ε0 का अलग से फाइंड आउट करते हैं ना। तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उनको मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, फार्मूला चाहिए होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैट का फार्मूला चाहिए होता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और हमें क्या करना है कि एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है ना, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करने हैं, राइट। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 1/√, के अंदर μ0 इंटू ε0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ना। जो लाइट की स्पीड होती है क्या होती है, 1/√μ0 इंटू ε0। तो यार यहाँ पे क्या पूछा है, 1/μ0 इंटू ε0, है ना।
तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, सो यहाँ पे म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सो चूँकि ये स्पीड है ना, तो यार स्पीड है तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एल टी के पावर -1 का होल स्क्वायर। सो हमारा हो जाएगा आंसर एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2, राइट। ये हो जाएगा हमारा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं मेरा ऑप्शन सी क्या है, सही है ना गाइस। तो यार इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, तो ये भी बेसिकली 2003 का ही क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, है ना। तो फिर से वही 4 एग्जांपल्स हैं और पर एग्जांपल्स 4 ऑप्शंस है, तो पर ऑप्शंस क्या है, दो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा पहला क्या है, टॉर्क एंड वर्क, ठीक है। अच्छा हमें करना क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन बताने हैं ना, कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें कि डायमेंशन सेम नहीं होंगे, राइट। तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो चलो चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टॉर्क एंड वर्क, तो यार हमने टॉर्क का निकाला था, है ना। टॉर्क क्या क्या होता है बताओ, टॉर्क जो होता है हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही, है ना। सो एफ का होता है एम एल टी के पावर -2 इंटू एल, ठीक है। सो यार ये हो जाएगा हमारा क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, राइट। ये मेरा टॉर्क हो गया। अच्छा वर्क का भी हमने देखा था अभी, है ना। वर्क का क्या देखा था, वर्क का हमने देखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसा कुछ देखा था। तो यार फोर्स क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है ना। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का एल होता है। तो यार क्या क्या हो जाएगा बता दो, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, राइट। तो ये हो गया हमारा टॉर्क एंड वर्क। तो यार पहला ऑप्शन क्या होगा, मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इनके डायमेंशन इक्वल है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यार मोमेंटम क्या होता है बता दो फटाफट। तो भाई जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। या फिर ये भी कह सकते हो कि हाँ मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल, ठीक है। या फिर एक और भी होता है डेफिनेशन लाइक फोर्स और टाइम का मल्टीपल क्या होता है, वो भी क्या होता है हमारा मोमेंटम ही होता है ना, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे तो अब वहाँ पे जानोगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा मोमेंटम का। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, तो यार प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट वो हमारा होता है एनर्जी बटे फ्रिक्वेंसी, एनर्जी बटे के क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यार एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, है ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टी इनवर्स होता है, ठीक है गाइस। तो हमारा हो जाएगा आंसर एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, है ना। तो यार मोमेंटम का होता है एम एल टी के पावर -1 और प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो यार यही दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस इक्वल नहीं है। तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। बट अभी क्या करें अपन, अभी दो और ऑप्शन है तो उसे चेक कर लेते हैं पहले, है ना। तो यार स्ट्रेस का क्या होता है बता दो पहले। तो स्ट्रेस का हमें क्या था पता था, है ना। स्ट्रेस जो होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जगह बची हुई है ना। तो जो मेरा स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस क्या होता है भाई, फोर्स बटे एरिया, है ना, फोर्स बटे के एरिया, ठीक है। तो फोर्स बटे के एरिया सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एम एल के पावर -1 इंटू टी के पावर -2, है ना। ये होता है हमारा क्या, स्ट्रेस। और बट अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो भाई यंग्स मॉडुलस जो होता है हमारा y इज इक्वल टू स्ट्रेस बटे के स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बटे के स्ट्रेन होता है ना। तो स्ट्रेन का जो होता है डायमेंशनलेस होता है। तो फिर से क्या बचा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का भी वही सेम हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, है ना। तो वाई और स्ट्रेस दोनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा। अच्छा ये स्पीड होती है, अभी हमने पिछले ही जस्ट कुछ देर पहले बताया कि भाई 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है ना। तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, मैच नहीं करेंगे। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनके डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल नहीं है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके तो ये क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा है मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो यार कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है आपको बताने हैं कि इसके डायमेंशन कौन से सही होंगे, राइट। तो देखो मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना, एफ इज इक्वल टू नीटा ए डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यार अब आप पूछोगे कि डी बी बाई डी एक्स क्या है, नीटा क्या है, ए क्या है ना।
तो भाई जो dv/dx होता है भाई वो होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या? dv/dx, ठीक है। ए क्या है? हमारा एरिया है ना, सरफेस एरिया। और नीटा क्या है? ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। dv/dx क्या है भाई? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ए क्या है? एरिया है। एंड नीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना। और एफ क्या हमारा? फोर्स है, सबको पता है। तो यार करना क्या है? करना यही है कि नीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी का डायमेंशन हमें फाइंड आउट कर लेना है इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। तो यार कहीं भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने को कहेगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। ओके ओके राइट। सो बेसिकली करेंगे क्या अपन? फिर से वही काम, है ना। क्या करेंगे नीटा इज इक्वल टू फोर्स बटे के एरिया इंटू dv/dx कर देंगे यार, ठीक है। तो यार फोर्स का अगर बात करें फोर्स का तो क्या होता है? डायमेंशन ml/(T)⁻²। एरिया क्या होता है? L², है ना। और dv का क्या होता है? मेरा ये बेसिकली वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो ये हो जाएगा L/(T)⁻1, है ना। और x का क्या हो जाता है? चेंज इन लेंथ, तो ये मेरा L ही हो जाएगा, है ना। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यार L कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर आएगा, है ना, ये देख रहे हो L² ऊपर जाएगा, तो L इंटू L/(2), ठीक है। और यहाँ पर T/2 पहले से है, T/1 ऊपर जाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा ml/(1), T/1, राइट। सो बेसिकली ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है? डायमेंशंस फार्मूला ml/(1), T/1, है ना। तो आई थिंक मेरा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, है ना, जो कि जेईई मेंस 2004 में पूछा हुआ था। तो देख रहे हो यार कितनी इजीली क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपके चटपट क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो ये मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि मेंस 2005 में पूछा हुआ है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। यानी कि कहने का मतलब ये यार कि देखो जो स्टार्ट से 2002 से इसने स्टार्ट करा क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करना, है ना। तो यार उसने मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मतलब सिंपल वे में मैचिंग क्वेश्चंस हो, ठीक है। मतलब कि 2002 में भी देख रहे हो तो सेम क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं 2005 से, है ना। तो कुछ इस तरीके से है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यार आपको इसीलिए मतलब पीवाईक्यूज कराते हैं टीचर्स, और मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और ताकि एग्जाम्स में आपको अच्छा करने का मौका मिले, राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में से दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सेम डायमेंशंस नहीं होंगे, है ना, 4 ऑप्शंस में से। तो आपको करना क्या है? उसी पर टिक कर देना है। तो चलो चेक करते हैं यार। तो पहला ऑप्शन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले ये जान ले, है ना। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको हम MOI कहते हैं ना शॉर्टकट में, है ना। तो वो होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। MR² बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ML², है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा और क्या आगे? मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली होता क्या है? ये होता है हमारा फोर्स में आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? बेसिकली वो हो जाता है हमारा वर्क डन, ठीक है। बट एक और फॉर्म है इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम वर्क डन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स का यूज़ जो है हम करते हैं टॉर्क में, राइट। तो इस तरीके इसको भी एक तरीके से आप टॉर्क भी कह सकते हो, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को, ठीक है। तो इसका फिर से वही हो गया कि यानी कि फोर्स में क्या करो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस कह दो, मैं इसको लेंथ भी कह दे सकता हूँ, है ना, फोर्स इंटू लेंथ, है ना, फोर्स में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये हमारा क्या जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, वही होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में क्या होता है? ML² T/2, है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है ML² T/2। तो यार मैं देख पा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो आ रहा है ML² T/2 आ रहा है, एंड वहीं दूसरी तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है? ML²। तो अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यही कहा था कि कोई ऐसे 2 टर्मिनोलॉजीज होंगे जिनके क्या होंगे? डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगे। तो ऑप्शन पहला ही मैच कर गया, राइट। पर अभी करेंगे क्या कि अपन 4 ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी में कह रहा है वर्क एंड टॉर्क, है ना। तो यार अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यही चीज़ आएगा, है ना, ML² T/2, और टॉर्क भी यही फॉर्मूला आएगा। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नहीं मैच करेगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है ना।
अच्छा, सी ऑप्शन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यार एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो यार एंगुलर मोमेंटम में करना कुछ नहीं है, बस क्या करो, आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो किसमें, मोमेंटम में, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, जैसे कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो हमारा फिर से वही निकल के आएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, क्योंकि पी जरो पी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम क्या होता है एम वी, सो एम एल टी के पावर -1, और इसका एल तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 ये हो जाएगा, है ना। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, है ना, कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बटे के फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्या होता है, एनर्जी बटे के फ्रिक्वेंसी। सो एनर्जी क्या होता है भैया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, और ये होता है टी इनवर्स, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -1, ये क्या हो जाता है हमारा, ये होता है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शंस क्या हो गया, गलत हो गए, क्योंकि दोनों के क्या डायमेंशंस इक्वल है ना। अच्छा, अब ये चेक कर लेते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो यार भाई देखो, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है हमारा, वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है ना। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे यार, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना, आप इसे याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो यार जब मोमेंटम में चेंज ही क्या हो गया, इम्पल्स हो गया, तो मोमेंटम के बराबर नहीं हो गया क्या, तो ये ऑप्शंस भी मैच नहीं करेगा, है ना। सो फाइनली हमने ये देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम स्क्वायर हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स का एम स्क्वायर टी के पावर -2 हो रहा है। तो यार यही एक ऑप्शन है जो कि क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है 100%, है ना, 100% क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ओके। तो यार आपने आई होप ये क्वेश्चन सीखा होगा, है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2006 में मेंस में पूछा है ना। यार बेसिकली ये जो 2006 मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली उस टाइम पे AI EEE था, है ना। तो यार आप उसको माइंड मत करना, ठीक है ना। तो आप उसको समझना कि वो मेंस ही एक तरीके से, राइट, यस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट्स द डायमेंशन ml²/q², है ना, वेयर वेयर क्यू डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो मास का तो मतलब पता था आपको, लेंथ का भी मतलब पता है, तो हो सकता है बहुतों को क्यू का मतलब ना पता हो, तो इसलिए उसने दिखा दिया है ना, डिनोट कर दिया है कि भाई जो मेरा क्यू है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये चीज़ किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप ये जान लो कि वेबर क्या होता है। तो यार ये जो वेबर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायमेंशन है, राइट। अच्छा, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का मतलब समझते हो, वेबर का मतलब समझ गए। अब बात आती है हेनरी की। तो भाई हेनरी जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, यूनिट होता है, एल का, कैपिटल एल उसे दिखाते हैं बेसिकली, है ना। तो उसका क्या होता है, ये यूनिट होता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये है कि इसे थोड़ा सॉल्व करना है ना। जैसे वेबर है, तो वेबर को यार सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है क्या, है ना। तो कुछ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो वीबर होता है हमारा, अगर हम फॉर्मूले से देखें, जैसे F = QBV, है ना, QBV, है ना। तो यार ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो करते क्या अपन कि बी निकालते हैं, ठीक। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, F/QB करेंगे, है ना। सो MLT के पावर -2 हो जाएगा, राइट, और इसको क्यू को क्यू ही रहने दें, है ना। और भी जो होगा हमारा LT के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यार LT के पावर -1 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आएगा क्या, MT के पावर -1 क्यू के पावर -1, ठीक है, जो कि मैच नहीं कर रहा। देख रहे हो आप, ML²/Q² है, बट यहाँ पे जो आंसर मेरा आ रहा है M/TQ आ रहा है ना। तो ये भाई ऑप्शन तो मैच नहीं किया। तो क्या ये मैच कर सकता है क्या, आप थोड़ा चेक करो, क्या मैच करेगा, क्या नहीं करेगा, पूछो क्यों। क्योंकि यार अगर आप देखोगे कि यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वेबर का तो हमने निकाल लिया, मीटर स्क्वायर का ये हो जाएगा, है ना। मीटर बोले तो चलो निकाल लेते हैं यार। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा, है ना, ये मीटर है, एम नहीं, है ना, मास नहीं है, बेसिकली ये लेंथ है। तो यार ये M/TQ हो जाएगा वेबर का, और 1/मीटर स्क्वायर का L² हो जाएगा, है ना। सो ML T के पावर -2 T के पावर -1 Q के पावर -1, है ना। तो ये है मामला इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर का, है ना। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब बात आती है हेनरी की। तो हेनरी क्या होता है यार,
तो भाई देखो जो हेनरी होता है ना, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, है ना। वो होता है क्या, एल इज इक्वल टू मॉड में ई एम एफ होता है एम एफ बाई डी आई बाई डी टी, ठीक है। एल जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, उसको कहते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो ई एम एफ बटे के डी आई बाई डी टी होता है, ये मेरा क्या होता है, एल, है ना, हेनरी जो उसका यूनिट होता है एल का, ठीक है। तो यही होता है हेनरी, है ना, इसकी यूनिट है हेनरी, ठीक है भाई, हेनरी होता है, राइट। तो करते क्या अपन इसको थोड़ा चेक करते हैं यार कि एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर से मैच करेगा कि नहीं, ठीक है। तो भाई जो मेरा होता है ई एम एफ जो होता है वो वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, तो वोल्टेज के इक्वल होगा तो भाई देखो मुझे पता है एक चीज़ कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना, इतना पता है। ओके, सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो एक काम और कर सकते हैं अपन कि यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, ओके, सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, या फिर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूले में होता है ना। तो करेंगे क्या कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यहाँ पे पहले पुट करते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है यार, ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो यार डब्ल्यू बाई क्यू पुट करा हमने, तो W का क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, है ना, और Q को Q ही रहने दो, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये Q, तो ये डी आई बाई डी टी है। तो यार मुझे ऐसा पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है क्या, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यार मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे I बराबर क्यू बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसा दिख रहा है ना आपको, क्योंकि देखो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी रख देने का, ठीक है। जब क्यू बाई टी रख दोगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बचेगा, तो क्यू इंटू क्यू बचेगा, राइट। तो जब ये ऊपर जाएगा यार, तो एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर नीचे बचेगा, और टी के पावर माइनस टू हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि देख लो कि भाई ये जो एल है ये एल अलग है, ये एल क्या था, लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, और ये एल क्या है, इंडक्टेंस है ना, सेल्फ इंडक्टेंस है बेसिकली। तो यार मुझे लगा ऐसा कि ये आंसर मैच कर रहा है ना, जो हेनरी है ये आंसर मैच करेगा। अच्छा, हेनरी पर मीटर स्क्वायर मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो हेनरी पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर वाई एल स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल होगा, तो एम बाई क्यू स्क्वायर ही बचेगा, है ना। सो आई थिंक एंड 100% श्योर द आंसर विल बी हेनरी, है ना। तो यार ये क्वेश्चन जो है था आपके मेंस 2006 में पूछा हुआ था, है ना, जो कि आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना, सिंपल सा है ना गाइस। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 2008 का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल सा कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड सी कूलॉम, मतलब चार्ज के फॉर्म में आपको क्या करना है, बताना है डायमेंशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो यार देखो इससे पहले क्या करो कि पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आप उसको डिराइव करके रख लो, है ना, डायमेंशन। फिर वहाँ से क्या करना, चारों ऑप्शन से मैच करा लेना, है ना, ये आपके लिए बेटर वे है ना, क्योंकि आप इस तरीके से समझ नहीं पाओगे, राइट। तो मैं करूँगा क्या कि मुझे पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू आई बी एल होता है ना। तो यार F इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल, है ना। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F बटे आई एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, F बटे आई, है ना, F बटे आई एल हो जाएगा, ठीक है। तो F का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा हमारा, ओके। तो करेंगे क्या अपन ये पता है कि भाई फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, है ना, ये तो सबको पता है ना। पता क्या नहीं है कि भाई करंट का क्या होगा यहाँ पे, है ना। एम्पियर तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एम्पियर का कोई फॉर्म नहीं दिया है। तो हमें एक बात पता है यार कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टू टी होता है ना। तो करंट का क्या हो जाएगा, Q बाई टी, ठीक है। तो सी टी इनवर्स हो जाएगा हमारा क्या, करंट की वैल्यू, है ना। सी का मतलब कूलॉम हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्म में दिया तो अपन इसी फॉर्म में निकालेंगे, है ना। और एल का क्या हो जाएगा भाई, एल का मैं एल लिख देता हूँ, लेंथ कैपिटल एल, और आई का क्या लिख देता हूँ, सी टी इनवर्स, राइट। ओके, फाइनली क्या करेंगे, फाइनली अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकालना था, है ना। तो एम एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एम सी इनवर्स आ जाएगा, ऊपर टी के पावर माइनस टू पहले से है और टी के पावर वन पहले चला जाएगा, राइट। तो हो जाएगा एम, एम जो हो जाएगा सी के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, राइट। तो यार ऑप्शंस में पहले ही मैच कर रहा है, देख लो ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना।
तो यार ये आप देख पा रहे हो कि यार ये 2008 का क्वेश्चन है मेंस का। अरे तो यार पेपर का लेवल देखो यार, मतलब कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूले रिवाइज होने चाहिए और थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि यार किसी भी डायमेंशन फार्मूले को कैसे आप एनालाइज कर लो एग्जाम के टाइम पे, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। सिंपल सा वे था कि यार पहले आप फार्मूला निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद चारों ऑप्शन चेक कर लो कि किस में ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2010 मेंस में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 23.023, है ना, एंड 0.0003, राइट, एंड 2.1 इंटू 10 के पावर -3 आर, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको ये तीन डिजिट्स दिए हुए हैं, है ना, तीन टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, आपको करना है क्या क्या, आपको इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, राइट। तो क्या करोगे आप? तो पहला जो नंबर है क्या है, 23.023, तो इसको पहले लिख लेते हैं 23.023, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के देखो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पहले तो सुन लो। देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले जो नॉन डिजिट नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। पहली चीज़, ठीक है, क्या होता है कि 1 to 9 क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट के बीच में अगर ज़ीरो हुआ देन वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, राइट, है ना। सिंपल सा, सुन रहे हो ना आप लोग, ओके, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, कि यार 1 2 3 4 5 से पूरे 9 तक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, राइट। अच्छा, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर ज़ीरो आया तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, है ना। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा अगर ज़ीरो बीच में आया तो। अगर अगर ज़ीरो बीच में नहीं आया, आई मीन ज़ीरो भी बीच में है और बाद में भी ज़ीरो है ना, या फिर एक ही एग्जांपल ले लो, ये ज़ीरो है ना, कुछ इस तरीके की एग्जांपल्स, ठीक है। तो यार इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रेलिंग ज़ीरो होता है बेसिकली, ये जो दो ज़ीरो है ना ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं। तो यार इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो सिर्फ इसमें दो ही क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और इसमें कितने हो जाएंगे, 1020 में तो 1 2 3, है ना। सिग्निफिकेंट की फिगर की मतलब दो नॉन डिजिट के बीच में ज़ीरो है तो ये क्या सिग्निफिकेंट होगा, बट उसके बाद वाला जो होगा ज़ीरो, जिसको हम ट्रेलिंग ज़ीरो कहते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1020 है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तीन। इसमें कितने हो जाएंगे, दो। इसमें कितने हो जाएंगे, तीन, है ना। अच्छा, बट अगर अगर डेसिमल के बाद ट्रेलिंग ज़ीरो हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा कि डेसिमल के बाद भी अगर ट्रेलिंग ज़ीरो मिला तो वो कंसीडर किया जाएगा, लाइक 0.120, है ना। तो डेसिमल के बाद क्या है, ट्रेलिंग ज़ीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, है ना। और सुनो, अगर 10 के पावर समथिंग कुछ दिया हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, है ना। और जो लीडिंग ज़ीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, है ना। जैसे 0.0003 दिया हुआ है तो इसमें ये लीडिंग ज़ीरो है, इसको लीडिंग ज़ीरो कहते हैं। अगर ये भी ज़ीरो लगा हुआ है तो ये क्या कहते हैं, इसको ट्रेलिंग ज़ीरो। तो लीडिंग ज़ीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट अब ये पॉइंट 10 डेसिमल लग गया है तो ये जो ट्रेलिंग ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होगा, है ना। बट लीडिंग ज़ीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर डेसिमल नहीं लगे हैं तो जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता है वो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, राइट। तो आई होप मेरे कॉन्सेप्ट्स जो दिए मैंने आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। तो पहला है 23.023, तो ये क्या है, पूरे 2323, ये क्या है, बगल बगल में हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब नॉन ज़ीरो है ना। तो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो है तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 5। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, 0.0003 में ये क्या है, लीडिंग ज़ीरो है, तो लीडिंग ज़ीरो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है कि 2.1 इंटू 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर से कोई मतलब नहीं होता, और 1 to 2 डिग्नी 2 हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो गाइज जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ये 5.2 वाला, है ना। ये हमारी मेंस 2010 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, इसी बहाने मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सिखा दिया, रिवाइज करा दिया, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट, है ना, एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इफ द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच, then error in the value of resistance of the wire is, okay.
सो यार आपको करना क्या है, पहले तो यार ओम का नियम लगाना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है ना, तो वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना, वोल्टेज बेसिकली दिया रहेगा, रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें यूज़ क्या करना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो यार V इज इक्वल टू आई आर हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, रेजिस्टेंस में क्या बताना है, इसमें एरर बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर, R इज इक्वल टू क्या कर देंगे, V बटे आई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे यार। तो लॉग ले लेंगे तो लॉग R इज इक्वल टू लॉग V और माइनस लॉग आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/r हो जाएगा इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा V/V हो जाएगा माइनस डेल्टा I/I हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यार ये फॉर्म निकला, तो करते क्या अपन की जो इरर निकालते हैं बेसिकली मैक्सिमम निकालते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये हम पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V डेल्टा B अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन आई, ठीक है। ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उससे पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम इरर्स चाहिए, ठीक है, हर केस में। ओके, सो फाइनली करेंगे क्या अपन कि यार ऐसा हमें देख के पता चल रहा है कि डेल्टा V अपॉन V जो है क्या है हमारा, डेल्टा V अपॉन V जो है, जो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेरा परसेंटेज ईरर है करंट में एंड वोल्टेज में, है ना, वोल्टेज का डिफरेंस में, तो 3% ईच है ना। तो यार डेल्टा V/V इज इक्वल टू 3% एंड डेल्टा I/I इज इक्वल टू 3%, राइट। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6% हमारा हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ईरर, है ना। अच्छा अगर आप देखो, अगर आप इसको माइनस रखते तो ये 0 हो जाता है ना, तो जो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसका भी 3% आ रहा है, इसका भी 3% आ रहा है, अगर माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। बट क्या है कि अगर वोल्टेज में करंट में क्या है एरर्स है, तो रेजिस्टेंस में ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे वैसे भी पॉजिटिव लेते हैं ये वैल्यू, है ना, हमेशा आप इसको पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6%, राइट। सो यार आवर आंसर विल बी व्हाट, 6%, ठीक है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6%। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट इट्स टू ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि 2013 का है। वो कह रहा है कि लेट एप्सिलॉन 0 डिनोट द मेजरमेंट फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट। इफ कैपिटल एम मास है, एल लेंथ है, टी टाइम है एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है गाइस। तो आपको करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट का बेसिकली डायमेंशन निकालना इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, है ना, एम्पियर के फॉर्म में। सो चलो सॉल्व करते हैं यार। तो यार इसको सॉल्व करने का मेरे पास तरीका तो बहुत सारा है, बट जो सिंपल वे है उसे डिस्कस करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू किसके, कूलम्स लॉ, है ना। सो यार एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, है ना, ये पाई है, Q²/R², राइट। तो इसका हम यूज़ करेंगे, है ना, ये चार्ज है बेसिकली। तो यार हमें पता है कि चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम, है ना, Q इज इक्वल टू IT होता है। तो करेंगे क्या, ये हो गया ε0, इसी का हमें निकालना है। तो यार ये हो जाता है हमारा, ये I²T² अपॉन क्या हो जाता है, फोर्स इंटू R², है ना। तो यार आई का क्या हो जाता है, अरे कैपिटल ए हो जाता है ना, करंट का एम्पियर हो जाता है A², ये T² हो जाता है, ये R का L² हो जाता है ना, R² है तो इसका F का कितना हो जाता है, ml T⁻² हो जाता है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा तो ये जाता है हमारा ऊपर m⁻⁻1 L⁻⁻3, देखो L है, L² तो L³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना L⁻⁻3, ये हो जाएगा T² हो जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T² हो जाएगा, और पहले से क्या है हमारा A² है ना। तो हो गया हमारा क्या, m⁻⁻1 मैच कराते हैं, चलो m⁻⁻1 L⁻⁻3 इसमें है, T⁻4 किस में है, सॉरी T² किस में है, सॉरी T⁻4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो T² ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इट इज़ बेसिकली 4 हो जाएगा। तो m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 इंटू A², ये स्क्वायर है ना, ये 1 नहीं है, स्क्वायर है। तो यार ऑप्शन जो है हमारा सी आंसर मैच कर रहा है,
ठीक है गाइस, जो कि 2013 जेईई मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो आप देख रहे हो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कि एप्सिलॉन नॉट है तो यार आप उसका डायमेंशन बता दो, ठीक है। तो यार ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन जो है 2014 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, ठीक है। सो ऑप्शन ये कह रहा है कि अ स्क्रू गाज हैविंग 50 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यार पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार जो लेंथ मेजर करा गया है वो क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 3.50 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, 3.50 सेंटीमीटर, है ना। तो जब 3.50 सेंटीमीटर है तो यार इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, है ना। तो लिस्ट काउंट को मैं एल सी लिखता हूँ, इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 3.50 तक लिखा गया है। तो 0.01 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा इस रॉड का, ठीक है। आई मीन जिसका भी हम स्क्रू गाज या फिर वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं उसकी बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर में आ रहा है। और मिलीमीटर की बात करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी लीस्ट काउंट, ठीक है। 0.1 क्या हो जाएगी, मिलीमीटर लीस्ट काउंट। तो यार चलो मैच कराते हैं फिर, है ना। जैसे 4 ऑप्शंस है तो इन 4 ऑप्शंस में से जिसका भी लिस्ट काउंट इससे मैच करेगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसी से ये रॉड जो है मेज़र किया गया है उसकी लेंथ। सिंपल सा लॉजिक ये है यार, ठीक है। तो यार क्या करते हैं, स्क्रू गाज है जिसके 50 डिवीज़न है और पिच 1 मिलीमीटर है, तो इसका ऑप्शन ए का हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच बटे के पिच, है ना। क्या था, पिच बटे के क्या हो जाता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है ना। पिच अपॉन क्या हो जाता है, CSR, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाती है पिच बटे के CSR, ठीक है। तो यार जो पिच है यहाँ पे क्या है, 50 डिवीज़न है, ठीक है। 50 डिवीज़न, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली जो पिच है हमारा वो कितना है, 1 मिलीमीटर है ना। क्या है, 1 मिलीमीटर है। और बटे के क्या है, 50 पूरे क्या है डिवीज़न, है ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग में डिवीज़न कितने, 50 है, ओके। सो तो यार ये जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 0.02 मिलीमीटर आ रहा है ना। जो मेरी लिस्ट काउंट आ रही है कितनी आ रही है, 0.02 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब ये यार कि डेसिमल की 2 पॉइंट तक है। और बट यहाँ पे जो इस रॉड की निकाली गई है लिस्ट काउंट, बेसिकली जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है उसका जो लिस्ट काउंट आ रहा है 0.1 मिलीमीटर। तो यार ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया पहले ही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मीटर स्केल है। तो यार मीटर स्केल का तो यूज़ अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको तो पहले कैंसिल कर दो यार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्क्रू गाज हैविंग 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर, है। पिच क्या है, 1 मिलीमीटर है। और सर्कुलर स्केल रेडी की थी 100 डिवीज़न है। तो यार फिर से वही काम कर देंगे यहाँ पे कि लिस्ट काउंट बराबर क्या कर देंगे, स्क्रू गाज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है पिच बटे के, है ना। पिच कितना है यहाँ पे, 1 मिलीमीटर है, बटे के कितनी सर्कुलर स्केल रेडी के 100 डिवीजन है बेसिकली। तो यार कितना हो जाएगा बताओ, 0.01 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। 0.01 मिलीमीटर, यानी कि फिर से वही चीज़ आ रही है। तो यार ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो फाइनली बचा क्या, ऑप्शन डी, वर्नियर कैलिपर्स वेयर द 13 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिवीजन इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज़ अ 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, राइट। सो करेंगे क्या अपन कि यार जो मेरा वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल पेट कितना है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा हमारा MSD, है ना। मेन स्केल जो डिवीजन हो जाएगा हमारा, है ना। मेन स्केल जो डिवीजन हो जाएगा 10 MSD बराबर कितना हो जाता है हमारा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ भी है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो, विथ 9 डिवीजन इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, राइट। तो यार 10 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यार यही हो जाएगा हमारा 10 मिलीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो यार होगा क्या कि इसके 10 मिलीमीटर से, है ना, इसके 10 मेन स्केल से, सॉरी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 9 डिवीजन्स मेन स्केल से क्या कर रहे हैं, इसके 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल से मैच कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो हमारा
नाइन नाइन जो होता है मेन स्केल, है ना, मेन स्केल का 9 इसके 10 से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो यार जब आप मैच कराओगे तो यार होगा क्या कि सिंपल सा 9/10, है ना, 9/10 मिलीमीटर, यानी कि 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। 0.9 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग, ठीक है। BSD हो जाएगा, BSD क्या हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है, 0.9 हो जाएगा। और यार एक बेस स्केल रीडिंग जो हो जाता है हमारा MSD, वो कितना हो जाता है, बेस स्केल हमारा जो होगा वो 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिलीमीटर, ओके। तो कहने का मतलब ये है यार कि 10 MSD इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर हो जाएगा और 1 BSD इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यार जो मेरा लिस्ट काउंट आएगा बेसिकली इस वर्नियर कैलिपर का, 1 MSD माइनस 1 BSD, ठीक है। तो यार 1 MSD माइनस 1 BSD बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.9, ठीक है, 0.9, तो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा क्या हमारा लिस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये जो चीज़ है वो भाई साहब इससे मैच कर रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि यही जो है इसी से इस रॉड को मेज़र किया गया, इसी वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके इस रॉड का मेज़र किया गया है लेंथ बेसिकली, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो यार ऐसे क्वेश्चंस को अपन ऐसे टैकल करना चाहिए, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन द रिलेशन u इज इक्वल टू के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। जहाँ पे u क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, y जो है डिस्प्लेसमेंट है और a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो, राइट। तो आपको करना क्या है, k का डायमेंशन निकालना है। तो चलो यार थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो मुझे पता है कि u इज इक्वल टू के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ k बराबर u वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई, ऐसा भी लिख सकता हूँ पक्का। ओके, तो यार बात दरअसल ये है कि u जो है पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो भाई u का जो डायमेंशन होगा, पहले तो अपन इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि मुझे k का डायमेंशन चाहिए होता है ना। तो u हो जाता है ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे के ये y, है ना। तो यार मुझे इसी का डायमेंशन फाइंड आउट करना था। तो यार u जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्म होता है ml² टी के पावर -2, ये याद होना चाहिए, है ना। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वर्क डन बराबर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एनर्जी का फॉर्म निकाल सकते हो, तो यही आएगा ml² टी के पावर -2, राइट। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायमेंशन एक ही होगा, है ना, उसको l² लिखेंगे। अच्छा, वाई का क्या हो जाता है, l हो जाता है, ठीक है। तो यार अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यार इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला ml², है ना, टी का पावर -2, ठीक है। ये है हमारा k, क्या होता है ml² टी के पावर कितना हो जाता है, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे, सॉरी क्यूब हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ml² टी के पावर -2 इंटू l, है ना। तो ये हो जाता है हमारा ml² टी के पावर -2, है ना। ये हो जाता है हमारा ml² टी के पावर -2 इंटू l, ठीक है। सो यार ml² टी के पावर -2 क्या हो जाता है, जूल, है ना। जूल मतलब कि जे, है ना, यानी कि एनर्जी का फॉर्म, है ना। और एल का क्या होता है, मीटर, है ना, इसकी यूनिट होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, जूल इंटू मीटर, ये जो होगा हमारा डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो मेरा जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। जूल मीटर का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि यार आपको रिलेशन था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन द u इक्वल टू के स्क्वायर की वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सो जूल मीटर आपका आंसर होगा एंड ये आपका मैथडोलॉजी है ना। u इक्वल टू के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। तो आप इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाना, है ना। सो फाइनली आप ऐसे गेट कर पाओगे ना, ml³ टी के पावर -2 रहेगा, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि l³ है तो l³ को कैसे तोड़े, तो l² इंटू l कर देना, सो जूल इंटू मीटर जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t इन सेकंड बाय द इक्वेशन, है ना। सो इक्वेशन ये कह रहा है कि v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, ए बी सी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने यार, है ना। और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ पे ए है, बी है, सी है, इसके डायमेंशंस है बेसिकली 4 ऑप्शंस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मुझे पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वल करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट देखो यही है। पहला मुझे दिख रहा कि पहला टर्म क्या है, एटी, है ना। तो यार ये एटी टर्म जो है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, किसके डायमेंशन की इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के डायमेंशन की इक्वल हो जाएगा ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन होता है, देखो इक्वेशन का मतलब ये यही होता है कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड का डायमेंशन, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू एटी हो जाएगा हमारा, राइट। तो पहला तो चीज़ हमें मिल गया, तो बी इज इक्वल टू एटी, ठीक है। तो चलो मिला, तो ए का डायमेंशन तो यहाँ से आ जाएगा बी बाई टी, ठीक है, बी बाई टी आ गया। तो बी का क्या होता है, एल टी इनवर्स बाई टी। सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, एल टी के पावर माइनस टू। ये मेरा ए का डायमेंशन आ गया, है ना। ए का डायमेंशन क्या है, एल टी के पावर माइनस टू। अच्छा, तो भाई दूसरा भी पता है कि v इज इक्वल टू ए टी इक्वल हो सकता है, तो v इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी भी इक्वल हो सकता है। बट द थिंग इज टी प्लस सी लिखा है तो यहाँ पे c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो यार टी प्लस सी जो है इसका डायमेंशन जो होगा वो अकेले का सी बराबर टी हो जाएगा, ठीक है। सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। कहीं भी आपको ऐसे इक्वेशन दिखे टी प्लस सी या फिर कुछ भी, है ना, तो इसका क्या हो जाता है, इंडिविजुअली हम इसे शॉर्ट आउट करके निकाल लेंगे। तो टी प्लस सी दिख रहा है ना, तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा, सिंपल, है ना। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो उसका डायमेंशन क्या था, एल स्क्वायर था बेसिकली। तो यहाँ पे जो डायमेंशन निकल के आएगा सी का टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि भाई v इज इक्वल टू बी बाई टी, है ना, ये मिला। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा v इंटू टी, है ना। तो b का डायमेंशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका b का एल टी के पावर माइनस वन और इसका t, तो l आ जाएगा इसका डायमेंशन, है ना। तो पता चला a का डायमेंशन क्या है, एल टी के पावर माइनस टू, b का क्या है एल, सी का टी, है ना। तो a का एल टी के पावर माइनस टू ये मिला, b का मिला क्या एल, सी का मिला टी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई सी टी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो यार आपको एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया हुआ है साइन कॉस के टर्म में। आपको करना क्या है कि ये 4 ऑप्शंस है कि यूनिट ऑफ सी टी एंड लैम्डा आर द सेम, यूनिट ऑफ एक्स एंड लैम्डा आर द सेम, द यूनिट ऑफ वाई इज द सेम एज ए एंड ऑल ऑफ दिस, है ना। तो करना क्या आपको कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है ना। पहली चीज़ तो आप ये सीख लो यार, ठीक है। तो देखो पहले आप करोगे क्या, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि साइन का जो टर्म होता है एंगल, है ना। क्योंकि ये जो है साइन साइन थीटा का टर्म है, तो थीटा बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है ना। तो जब ये आपको पता है तो 2 पाई सी टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये डायमेंशन लेस है तो ये जो एंगल का फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, सिंपल, ये भी 1 के बराबर, है ना। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं कि दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं आता क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, तो देखते हैं आता क्या है। तो यार इसको अपन डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 पाई सी टी बाई लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो 2 पाई गया, लैम्डा लैम्डा गया, तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स, है ना। तो देख के पता चल रहा है कि भाई अगर सी टी और एक्स का डायमेंशन पूछे तो वो इक्वल होगा। बट यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सी टी लैम्डा दिया है, एक्स लैम्डा दिया है, वाई सेम एज ए दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया है, तो बट सी टी इज इक्वल टू एक्स कहीं भी नहीं दिया है। ओके, बट एक चीज़ मुझे दिया हुआ है कि सी टी जो है लैम्डा के सेम है ना। सी टी और लैम्डा का डायमेंशन इक्वल है ना, यूनिट इक्वल है। तो यार मुझे ये बताओ 2 पाई सी टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 है क्या। तो यार मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि सी टी बराबर लैम्डा बाई 2 पाई, ठीक है। यानी कि सी टी का भी जो भी यूनिट होगा या फिर डायमेंशन होगा वो लैम्डा के बराबर होगा क्या, है ना। तो एक चीज़ मिला, तो यार मेरा एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी देख लेते हैं, आगे देख रहे हैं तो कह रहा है कि यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज अ लैम्डा, है ना। तो ये भी देख रहे हैं 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 है।
ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 पाई, है ना। तो 2 पाई से कोई मतलब है नहीं, अपने को मतलब किससे है कि भाई एक्स का डायमेंशन, एक्स का यूनिट लैम्डा के डायमेंशन या लैम्डा के यूनिट के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यूनिट ऑफ वाई इज सेम एज दैट ऑफ ए, है ना। तो यार देखो इक्वेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू 2a साइन इतना कॉस इतना, तो ये एंगल का फॉर्म है, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो बचा क्या वाई इज इक्वल टू ए। सो येस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो वाई इज इक्वल टू ए, वाई का डायमेंशन ए के डायमेंशन के बराबर होगा। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ दिस, तो भाई साहब ये तीनों ऑप्शन छोड़ करके आप चौथे ऑप्शन को टिक कर दीजिए, तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही है ना, कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंपल सा लगा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि भाई एंगल का फॉर्म होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, और उसी का अपन यूज़ करके क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एज एंड डिस्टेंस एक्स बाई एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, राइट। देन द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर गिवन बाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास इक्वेशन है और उस इक्वेशन की मदद से आपको ए बाई बी और सी बाई डी बताना है कि इनके डायमेंशंस क्या होंगे, राइट। तो चलो यार सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट बताया कि साइन के टर्म वाला जो एंगल का फॉर्म होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो उनको क्या करते हैं अपन अलग से लिख लेते हैं पहले से ही, राइट। तो अपन जब लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे तो क्या होगा देखो, तो हमारा हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू 1, है ना, एंड डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, ये हो जाएगा बेसिकली। तो सी का डायमेंशन कितना जाएगा भाई, टी इनवर्स आ जाएगा, है ना, और डी का डायमेंशन कितना जाएगा, एल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। सी और डी का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इनका अपन रेशियो देख लेते हैं पहले, है ना। तो सी बाई डी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टी इनवर्स बाई एल इनवर्स, है ना। सो एल टी इनवर्स हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन एल टी इनवर्स, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखें एम के फॉर्म में भी। सो एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई डी। अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ा ए बाई बी का रेशियो का, ठीक है ना। तो यार देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ए साइन टी जो है एफ इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कॉस डी एक्स, तो ए जो होता है हमारा एम्पलीट्यूड वो एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एफ इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड एफ इज इक्वल टू बी भी हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एफ इज इक्वल टू ए साइन टी है तो ए का डायमेंशन एफ के बराबर, है ना, एंड एफ इज इक्वल टू बी कॉस डी एक्स है तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो यार करेंगे क्या अपन, तो देखो, तो हमारा ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो हमारा ए का डायमेंशन हो जाएगा एफ और बी का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, एफ, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। सो एम एल टी के पावर -2 बिकॉज इट इज़ अ फोर्स बेसिकली, है ना, ये भी एम एल टी के पावर -2, है ना। तो यार क्या हो जाएगा, ए बाई बी का रेशियो, तो ए बाई बी का रेशियो कितना हो जाएगा, एफ बाई एफ, है ना, बोले तो एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0, है ना, ये हो जाएगा हमारा ए बाई बी का रेशियो। तो यार ए बाई बी का रेशियो मिल गया, एम के पावर 0, एल के पावर टी के पावर 0, और सी बाई डी का रेशियो मिल गया क्या, एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -1। तो यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो कि मैच कर रहा है ना। तो यार आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, है ना। तो यार करना क्या है आपको, बेसिकली इसका यूज़ करके सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है ना। कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यार जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, है ना। सरफेस एरिया पहले तो लिख लेते हो, अपन लिख लेते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, है ना, वो कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यार चलो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं यार, रेडियस की वैल्यू अपन लिखते हैं कितना, इतना दिया है 2.0 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10.0 सेंटीमीटर, है ना। तो यार इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यार पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पे भी 2.0 कर देंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर मतलब मैक्सिमम बेसिकली है ना, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है, यहाँ पे 1 ही हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है वो कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, राइट। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया है ना, तो मैंने पाया क्या, 1.2 इंटू 10 के पावर कितना 4 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10 के पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यार देखो 1.2 क्या है, बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ना, तो इस वजह से हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है ना। तो इस क्वेश्चन को मेरा मेन बताने का मोटिव ये था कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ कैसे करोगे है ना। पहले आप रियलाइज़ कर लेना कि हाँ भाई 2.0 है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा यहाँ पे 10.0 है ना, तो यार 10 है तो 10 डेसिमल के पहले 0 है तो ये ट्रेलिंग 0 हुआ, बट ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट के बाद जो 0 वो कंसिडर किया जाएगा ना, डेसिमल के बाद वाले को कंसिडर करते हैं। अगर डेसिमल नहीं लगा है, अगर 0 है किसी नॉन डिजिट के बाद, आई मीन नॉन जीरो के बाद, तो वो कंसिडर नहीं किया जा सकता, राइट। तो यार ये मेरा आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज, है ना, कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है लेड का इतना 11.3, तो आपको बताना है कि भाई लेड की डेंसिटी इसमें कितनी होगी। तो यार पहले तो आप ये जान लो कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है ना, किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल है ना, वो जो होता है आपका क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि हम वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यार जो रिलेटिव डेंसिटी थी वो कितनी थी, 11.3 थी, है ना। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, रो वाटर कितना होता है भाई, वो होता है हमारा 1 ग्राम 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, या फिर क्या बोल सकते हो आप उसको 1000 kg सेंटीमीटर की पावर -3, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पे मीटर ही रहेगा, है ना, मीटर की पावर -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 और 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यार यहाँ से हम चीज़ें थोड़ी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना आ जाएगा, है ना, यह वैल्यू पुट कर लेना, एक बार ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब कर देना, एक 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर देना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कितना आ जाएगा लेड का, आ जाएगा आपका कितना 11,300 किलोग्राम मीटर की पावर -3, ठीक है, या फिर आएगा 11.3 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, है ना गाइस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना गाइस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार का होता है ना, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करते हो, टैकल करते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स a b c and d एज फॉलोज, है ना। p इज इक्वल टू a क्यूब v स्क्वायर अपॉन √c इंटू डी है ना। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c and d आर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है कितना, 1%, 3%, 4% एंड 2%, राइट। तो आपको बोला है परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p, है ना, यानी कि बेसिकली ये जो क्वांटिटी p है इसमें इसने परसेंटेज एरर पूछ लिया। तो चलो यार थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यार p इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी के पावर 1/2 इंटू डी दिया हुआ है, तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर सी के पावर -1/2 इंटू डी के पावर -1 कर देंगे क्या, यानी कि सी के पावर 1/2 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो सी के पावर -1/2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, डी इनवर्स हो जाएगा डी के पावर -1। अब करते क्या है कि अपन लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेक लॉग इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं अपन। तो यार लॉग पी हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ए क्यूब कितना हो जाएगा 3 लॉग ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपने लॉग का कॉन्सेप्ट आई होप पढ़ लिया होगा। 2 लॉग बी -1/2 लॉग सी माइनस लॉग डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डी है बेसिकली, ठीक है, तो ये डी है हमारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो अब करते क्या है फिर, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन, है ना, ऐसे क्वेश्चन में
अपन ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेल्टा पी बाई बी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी माइनस 1/2 डेल्टा सी बाई सी माइनस डेल्टा डी बाई डी, है ना। तो यार अब क्या करते हैं अपन, अपने को निकालना क्या होता है, मैक्सिमम एरर है, ठीक है ना। क्या 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 कर रहा होता है मैक्सिमम एरर, तो थोड़ा मॉड वॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए, है ना, प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस, है ना, प्लस हो जाता है हमारा डेल्टा डी बाई डी हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है यार। तो यार सिंपल सा लॉजिक ये है, थी डेल्टा ए बाई ए मतलब परसेंटेज ईटर इन ए में कितना आ रहा है, देखो 1% आ रहा है। डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू 1%, बी की वैल्यू 3%, 4% सी में और डी में 2% आ रहा है, ठीक है यार। तो यार सिंपल सा लॉजिक हो गया कि 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए में कितना प्रतिशत, 1%, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी में कितना प्रतिशत है, 3%, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी में कितना, 4%, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा डी बाई डी में कितना है, 2%, है ना, देख रहा है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 6, है ना, प्लस 2 है ना। तो ये हमारा हो गया कितना, 13%, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13%, है ना। तो ये मेरा परसेंटेज ईयर आ गया कितना, ऑप्शन डी, है ना। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा, है ना। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना, चीज़ें समझ आई होंगी, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी ux इज इक्वल टू k मॉड x क्यूब, है ना। जहाँ पे लिखा हुआ है k एक क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज a, देन द टाइम पीरियड विल बी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, पूछ रहा है कि भाई जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, है ना। आई मीन देख के तो ऑप्शन एम्पलीट्यूड लग रहा है ना, तो हमें वही थोड़ा सा दिखाना है, ठीक है। तो यार मेरे पास जो पहला रिलेशन है यू एक्स इज इक्वल टू के मॉड एक्स क्यूब, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट है ना। तो यू एक्स इज इक्वल टू के मॉड एक्स क्यूब, ठीक है। तो के मॉड एक्स क्यूब है, तो के का यहाँ से डायमेंशन आ जाएगा यू बाई एक्स क्यूब, है ना। सो यू क्या पोटेंशियल एनर्जी है, सो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इसका डायमेंशन हो गया, और एक्स क्यूब एल है ना, लेंथ है, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा निकला एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, है ना। ये मेरा निकला के का डायमेंशन। अच्छा, बट अब हमें के का डायमेंशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंडेंट है मास पे, है ना। देखो क्योंकि दिया है पार्टिकल है जिस पर मास एम है, और इसका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का ए है ना, और के क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिकली इन पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे ही इस पे सॉल्व करना है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंडेंट है, मास पे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा मास की पावर, मैं अगर मान लूँ तो मास की पावर ए हो जाएगा, ठीक है। अब मास की पावर क्या अपन ले लें, मास की पावर ए ले लें, ठीक है, आई मीन कैपिटल ए, है ना। और हमारा हो जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड की पावर, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, ठीक है। और हमारा के की पावर क्या हो जाएगा, कैपिटल सी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यार ये जो है मेरा क्या है, इधर का लेफ्ट हैंड साइड एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर एन, है ना, टी के पावर 1 है, प्रोपोर्शनल है किसके, मास की पावर ए है ना, मास की पावर ए है, और एम्पलीट्यूड जो है क्या होता है हमारा, लेंथ होता है बेसिकली। तो यार लेंथ की पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और के क्या है, कि मेरा जो क्या है कांस्टेंट था, तो मैंने के को सॉल्व किया था, तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 के पावर सी, ये निकलेगा, राइट। तो यार होगा क्या, प्रोपोर्शनल टू एम के पावर क्या आ रहा है, a+2c आ रहा है क्या, देख लो, a+2c आ रहा है, और एल के पावर क्या आ जाएगा, b-c आ जाएगा, और टी के पावर कितना आ जाएगा, -2c आ जाएगा, ठीक है। सो एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 1, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये आ गया।
तो अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यार मैं देख पा रहा हूँ m की पावर 0 है इधर लेफ्ट हैंड साइड में और m की पावर a+2c है, तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस क्या है, इक्वल है। अच्छा b माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो b माइनस सी बराबर ये 0। अच्छा -2c बराबर कितना हो जाएगा, -2c बराबर मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। अच्छा c बराबर -1/2, तो b बराबर भी -1/2, क्योंकि b इज इक्वल टू c है। बट a बराबर क्या है, -2c है। तो इसको पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा, -2 इंटू -1/2, है ना। तो यार सॉल्व किया तो मेरा 1 मिला, a इज इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया। बट यहाँ पे क्या था कि मुझे बताना था कि ये जो एम्पलीट्यूड है टी पे कैसे डिपेंडेंट है। तो बी की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ -1/2 आ रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड के पावर, तो कहने का मतलब जो मेरा मेन टास्क था भैया, है ना, कि टाइम प्रोपोर्शनल टू ए के पावर कितना, बी, है ना, कैपिटल बी है। तो बी की वैल्यू कितनी थी, -1/2, तो टी प्रोपोर्शनल टू ए के पावर -1/2, है ना, यानी कि टी प्रोपोर्शनल टू 1/√a, ये मेरा आंसर आया। तो यार भाई जो मेरा आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/√a, है ना। तो यार देखा आपने, देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बेसिकली एडवांस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो यार इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन का आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल है आपको जेई तक पहुंचाने का, ठीक है। तो यार आप यूनिट डायमेंशन को कतई इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा सब कुछ। तो मैं बिल्कुल सिखा भी रहा हूँ, है ना, आप सीखो मेरे साथ, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना, टिल देन बाय बाय।